गुड मॉर्निंग यूट्यूब चैनल ज्ञान घर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, जी हाँ मित्रों, क्या लेकर के आया हूँ? बिहार एसएससी का सेट लगातार आपके पास जा रहा है ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से। और आज आपका सेट है बिहार एसएससी का सामान्य विज्ञान का जनरल साइंस का 14वां सेट है, ये याद रखिएगा। और 14वां से एक आर्टिकल्स भी होती है, क्या है? इक्वलिटी की, समानता की। और इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी की बात किया जाए तो आर्टिकल 16 है। मतलब हर विभाग में आपका जितना अधिकार है, सबका उतना ही अधिकार है, जो चाहे हासिल कर ले। ठीक है, तो आज हम लोग सेट 14 में आ गए हैं और इक्वलिटी में आ गए हैं। आप भी हमारे साथ इक्वलिटी की भावना निभाएं, हम भी आपके साथ इक्वलिटी समानता की भावनाओं को निभाएंगे। राइट, चलिए आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं। यानी सेट 13 तक लगातार आप तक पहुंच चुका है और उसे प्रैक्टिस करिए। अच्छा, बहुत अच्छा होगा। इसमें जब आप एग्ज़ाम देंगे तो पता चलेगा। अब इसे हम क्या बताएं आपको, जब तक आप एग्ज़ाम दे नहीं रहे या दिए होंगे तो क्वेश्चन का पैटर्न से आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन का क्या लेवल है। या एसएससी सीजीएल की बात कर ले, बिहार एसएससी की बात कर ले, सीएचएसएल की बात कर ले, एमटीएस की बात कर ले। अगर हम इधर बात कर लेते हैं पीसीएस की, तो यूपीएससी हो गए, या यानी अदर स्टेट्स, बीपीएससी, अदर स्टेट्स की हम लोग बात कर ले, अदर पीसीएस की बात कर ले, तो उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन आपको टच हो जाएगा, ये यकीन मानिए। आप बिल्कुल आप पेशेंस रख करके देखिए सेट को। बिहार एसएससी जरूर आपको दिख रहा है, बिहार एसएससी के साथ जितने भी हायर लेवल का भी एग्जाम है, आपको वो सब का क्वेश्चन साइंस का बनेगा, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग, यानी प्रश्न में ही आते हैं सेट निकाल करके। ठीक, क्या है सेट आपके पास? आइए, पहला प्रश्न है, क्या है? कह रहा है क्या मिनीमाटा। मिनीमाटा रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। ठीक, अब बताइए मुझे कौन सी बीमारी है मिनीमाटा? मिनीमाटा किससे होती है? तो मिनीमाटा होती है आपका मरकरी से, मरकरी के पारा से, Hg। यहीं पे एक बीमारी है इटाई इटाई। कौन सी बीमारी? इटाई इटाई। और अगर आपसे पूछे कि इटाई इटाई जो बीमारी है वो किससे होती है, तो किसकी? तो ये आपका कैडमियम से होती है। किससे होती है? कैडमियम, ये याद रखिएगा, कैडमियम। इटाई इटाई बीमारी जो है कैडमियम, जिसका सिंबल है संकेत CD। ठीक, और हम पारा की बात कर लेते हैं। पारा जो है, जो भी दाब का मापन इकाई है, दाब का मापन इकाई, उसमें पारा ही मापा जाता है। स्फेग्नोमैनोमीटर की बात करिए, उसमें कौन सा धातु होते हैं? उसमें आपका मरकरी होता है। आप बॉडी टेम्परेचर मापते हैं थर्मोमीटर, उसमें कौन सा धातु होता है? तो उसमें भी जो है थर्मोमीटर में भी जो है, थर्मोमीटर में भी कौन है? थर्मोमीटर में भी आपका मरकरी है। राइट, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न है? देखिए, मानव हृदय का दाहिना भाग डैश रक्त प्राप्त करता है। तो मानव हृदय का जो दाहिना भाग होता है वो अशुद्ध रक्त प्राप्त करता है, ये याद रखिएगा। हृदय का 4 भाग, ये हमारा है राइट, क्योंकि ऐसे हट है। हट हमारा जो सिचुएटेड होता है कितने बाएं साइड में होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ये हमारा राइट साइड है। आइए, तो इस तरह से ये हमारा राइट हो गया। ऊपर होता है एट्रियम और नीचे होता है राइट वेंट्रिकल। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, चलिए ये हमारा अलिंद है, ये हमारा निलय है। ये हमारा अलिंद है, ये हमारा निलय है। एट्रियम को हिंदी में अलिंद कहते हैं और वेंट्रिकल को हम लोग कहते हैं, बोलिए, निलय बोलते हैं। लेफ्ट साइड में हमारा शुद्ध ब्लड आता है। लेफ्ट साइड में क्या आता है? हृदय, अगर आपसे पूछा जाए कि फेफड़ा से जो शुद्ध ब्लड आया वो कहाँ, यानी हृदय के किस भाग में आया, तो लेफ्ट एट्रियम में आया। पूरे शरीर में जो शुद्ध ब्लड गया कहाँ से गया? लेफ्ट वेंट्रिकल से गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध ब्लड पूरे शरीर में जाता है। ठीक, और लेफ्ट एट्रियम में फेफड़ा से, लंग से शुद्ध ब्लड आता है। ठीक, चलिए पूरे शरीर से अगर पूछा जाएगा कि अशुद्ध ब्लड कहाँ गया है, तो पूरे शरीर से अशुद्ध ब्लड जो आया है राइट एट्रियम में आया है। ठीक, और ये पुश किया किसको? ये दिया है लेफ्ट वेंट्रिकल को, और ये पहुंचा है लंग्स को। लंग्स में जाता है अशुद्ध ब्लड, आता है शुद्ध ब्लड। जाता है कहाँ से? राइट वेंट्रिकल से, आता है किसमें? लेफ्ट एट्रियम में, ये याद रखिएगा। और जो हमारा दायां वाला भाग है उसमें सिर्फ और सिर्फ अशुद्ध ब्लड ही होता है। बायां वाला भाग में शुद्ध आता है। और हृदय कहाँ होते हैं? हृदय जो होते हैं आपका किस साइड? लेफ्ट साइड। ठीक है, कितना ग्राम का होता है हृदय? 350 ग्राम। कितना? 350 ग्राम का होता है। ठीक, हृदय का जो बाहरी लेयर होता है उसी को हम लोग कहते हैं बाहरी लेयर को, बाहरी परत को हम लोग कहते हैं, बाहरी परत को क्या कहते हैं?
पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की विशालतम ग्रंथि है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि जो है हमारे पास वो है लीवर। लीवर को जिगर भी कहते हैं, यकृत भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, लीवर है सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर आपसे पूछे मास्टर ग्रंथि की बात करें तो मास्टर ग्रंथि हमारे पास है पीयूष ग्रंथि। कौन है? पीयूष ग्रंथि, राइट। चलिए अगर यहीं पे आपसे बात करें आपातकालीन ग्रंथि कौन है, तो आपातकालीन ग्रंथि एड्रिनल अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको कहते हैं हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हम लोग। मानवों में ध्वनि डैश द्वारा उत्पन्न होती है? तो मानव में ध्वनि किसके द्वारा? कंठ के द्वारा होती है, कंठ के द्वारा। इसको हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लैरिंग्स वॉइस बॉक्स। देखिए पुरुषों में वाक तंतु लगभग लंबे होते हैं। वाक तंतु कहने का मतलब वोकल कॉर्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वोकल कॉर्ड। और ये जो होता है 20 मिलीमीटर के करीब होता है, 20 मिलीमीटर। ठीक है, 20 मिलीमीटर, 20 mm, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो 5 का आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आइए। लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, कणिकाएं लिखिए। कणिकाएं आरबीसी में बनती है, डैश में बनती है, तो कहाँ बनती है? ये लाल अस्थि, रेड बोन मैरो में बनती है, लाल अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी की बात करें, आरबीसी की बात करें या प्लेटलेट्स की बात करें, ये सारे के सारे कहाँ बनते हैं? आरबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें या प्लेटलेट्स की बात करें, ये सब के सब बनता है कहाँ? रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मैरो। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? तो मानव वाक यंत्र में जो है 2 तंतु होते हैं, अपर और लोअर। अपर ले और लोअर 2 तंतु होते हैं, याद रखिएगा। 2 तंतु होते हैं मानव वाक यंत्र में। वाक यंत्र मतलब वोकल कॉर्ड्स की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। फियोफाइसी के सदस्यों को पराया डैश शैवाल कहते हैं, तो भूरा शैवाल कहते हैं, ये याद रखिएगा। फियोफाइसी इसमें जो होता है भूरा शैवाल, यानी ब्राउन अलगी में जो होता है, ब्राउन अलगी में, ब्राउन अलगी मतलब शैवाल यानी भूरा शैवाल। इसमें जो होता है क्लोरोफिल, पूछेगा अगर आपसे कि क्लोरोफिल कौन कौन पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। और इसी में जो होता है कैरोटीन भी पाया जाता है, एक याद रखिएगा, कैरोटीन भी पाया जाता है, कैरोटीन, कैरोटीन भी पाया जाता है, कैरोटीन भी पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और फियोफाइसी के सदस्य को पराया जो है भूरा शैवाल कहा जाता है, और उसमें जो क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है, और उसमें साथ साथ कैरोटीन भी पाया जाता है। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है? फादर ऑफ जूलॉजी, यानी फादर ऑफ जूलॉजी किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद आप ये याद रखिएगा किसको? स्पेसीज, यानी इसको क्या कहते थे, उसको हम एग्जैक्ट मेरे माइंड में नहीं आ रहा है, जब आएगा तो हम कभी यानी इस क्वेश्चन के दरम्यान आपको बता देंगे। हम जो बताना चाह रहे हैं वो माइंड में मेरे नहीं आया अभी तक। ठीक है, चलिए ठीक है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में इंसुलिन का रिसाव होता है? तो ये बीटा कोशिकाएं हैं जिसमें इंसुलिन का रिसाव होता है। बीटा कोशिका से, अल्फा सेल से जो होता है, अल्फा कोशिका से ये बनता है ग्लूकागन। क्या बनता है? ग्लूकागन, ग्लूकागन। और बीटा से जो है, बीटा कोशिका से ये बनाता है इंसुलिन। क्या बनाता है? इंसुलिन बनाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। ग्लूकागन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल बढ़ाता है, यानी एनर्जेटिक मेंटेन कराता है। ठीक है, चलिए आइए अगला प्रश्न। जल का सर्वाधिक घनत्व किस ताप पर होता है? जल का सर्वाधिक घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितने डिग्री पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का सर्वाधिक घनत्व होता है। ठीक, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग।
100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, बॉयल करता है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोने का सोडा को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O डेकाहाइड्रेट। इसका नाम क्या है पूरा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेट, ये फॉर्मूला आपका Na2CO3 इंटू 10H2O। आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा NaHCO3 का फॉर्मूला, बेकिंग सोडा का क्या होता है फॉर्मूला, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। 13 का बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल है एक, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। इसमें से कितने आयनाइज हो सकता है, सॉरी कितना हाइड्रोजन आयनाइज होगा, तो 2 हाइड्रोजन आयनाइज हो सकता है SO4। तो इसी को हम लोग कहते हैं डाइबेसिक, यानी किसी एसिड से H+ आयन का हटना, उसको हम लोग बेसिसिटी के नाम से जानते हैं। और किसी बेस से OH आयन का आयनाइज होना, उसको हम लोग एसिडिटी के नाम से जानते हैं, ये याद रखिएगा। और जैसे HCl की बात करेंगे तो इसमें कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन आयनाइज होगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे मोनोबेसिक। क्या कहेंगे, मोनोबेसिक, एक क्षारीय। ठीक, एक क्षारिका। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड में कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो आयनाइज कितना हाइड्रोजन हो सकता है, 2 हाइड्रोजन। इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, डाइबेसिक, द्विक्षारिका, डाइबेसिक के नाम से जानेंगे। यानी इसी को हिंदी में लिखेंगे द्विक्षारिका। क्या लिखेंगे, द्विक्षारिका के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात समझ में। द्विक्षारिका, तो आपका 14 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न पे आइए। ट्रिटियम, ट्रिटियम किसका समस्थानिक है, ट्रिटियम जो है आइसोटोप है किसका है, तो आपको पता होगा हाइड्रोजन का। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ट्रिटियम में कितने न्यूट्रॉन्स, 2 न्यूट्रॉन्स, ये याद रखिएगा। और प्रोटियम में कितने, प्रोटियम में न्यूट्रॉन 0 और ड्यूट्रियम में न्यूट्रॉन 1 होता है, ये याद रखिएगा। पूरे केमिस्ट्री में इकलौता हाइड्रोजन का समस्थानिक प्रोटियम ही है जिसमें न्यूट्रॉन्स 0 होते हैं। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा, विषम चक्रीय मतलब क्या है, देखिए विषम चक्रीय का मतलब डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होगा। ये आपका जो भी एग्जांपल है दिया हुआ हाइड्रोकार्बन के, किसका, हाइड्रोकार्बन का। एंथ्रासिन का जो है, एंथ्रासिन का जो फॉर्मूला होता है कुछ इस तरह से होता है, 3 बेंजीन जुड़ा होता है आपस में, इसी को हम लोग कहते हैं एंथ्रासिन। क्या कहते हैं, एंथ्रासिन कहते हैं, ये याद रखिएगा। एंथ्रासिन के नाम से जाना जाता है। 3 बेंजीन आपस में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, इसी को हम लोग एंथ्रासिन के नाम से जानते हैं। और नेप्थेलिन, 2 बेंजीन आपस में जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेप्थेलिन कहते हैं। अब देखिए, जहां जहां कॉर्नर है ना, वहां वहां कार्बन है, जहां जहां कॉर्नरवा है वहां वहां क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन बैठा हुआ है। और ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, तो 1 और 1 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 हाइड्रोजन आवेगा। मतलब ये स्ट्रक्चर जो कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है कितना से, यहाँ एक डबल बॉन्ड भी जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाया, यानी ये कार्बन 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर, तो कितना हाइड्रोजन आवेगा, 1 हाइड्रोजन आवेगा। 1 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए हम लोग, 1 2 3 और 4, यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 आवन बनाता है, ये याद रखिएगा। ठीक, अब यहाँ पे हमको क्या समझाना था मुझे, हेटेरो कहते हैं किसको, ये पूरे स्ट्रक्चर की बात करिएगा, इसको देखिए, ये कार्बन और हाइड्रोजन से ही मिलकर बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन। बेंजीन की बात कर ले तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। तो यहाँ भी जहां जहां कॉर्नर है वहां क्या है, वहां कार्बन है, वहां कार्बन है, और यहाँ क्या जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन। यानी बेंजीन भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, एंथ्रासिन भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। नेप्थेलिन की बात करेंगे तो नेप्थेलिन भी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। लेकिन एकलौता है फ्यूरॉन, क्या है फ्यूरॉन, इसका स्ट्रक्चर होता है C4H4O, यानी इसका जब स्ट्रक्चर बनाइएगा तो कार्बन 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 कुछ इस प्रकार होता है, और ऑक्सीजन यहाँ से। अब बताइए, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, ठीक है, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, आपकी मर्जी है, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कौन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं, हम लोग विषम चक्रीय। मतलब चक्रीय तो साइकिल बना हुआ है, लेकिन उस साइकिल के अंदर डिफरेंट एटम्स आ गया,
डिफरेंट एटम्स के कहने का मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा एलिमेंट्स आ रहा है, दूसरा तत्व आ रहा है, तो उसे हम लोग साइकिल बनाएगा। यानी इसको रिंग को हम लोग कहते हैं चक्रीय। रिंग होना चाहिए, ओपन नहीं, कुछ इस प्रकार नहीं, ऐसे नहीं, एक रिंग में आना चाहिए, साइकिल में आना चाहिए, उसी को हम लोग चक्रीय कहते हैं। अगर उस रिंग के अंदर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई दूसरा तत्व आ रहा है तो हमारा विषम चक्रीय कहलाएगा। अगर नहीं आ रहा है तो होमो साइकिल कहलाएगा, एक जैसा कहलाएगा, ठीक, समचक्रीय कहलाएगा। तो ये याद रखिएगा, आंसर 16 का क्या हो जाएगा, 16 का सी नंबर द करेक्ट आंसर। ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासिन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थेलिन, और दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। और ये स्ट्रक्चर आपका जो है, ये संरचना किसका है, फ्यूरन का है। इंग्लिश नहीं, हिंदी में ही बात करते हैं। ये संरचना आपका एंथ्रासिन का, ये संरचना आपका नेप्थेलिन का, और ये संरचना आपका बेंजीन का, और ये संरचना जो है आपका फ्यूरन का है। और फ्यूरन ही आंसर आपका है विषम चक्रीय में, ये याद रखिएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। सीडेराइड किसका अयस्क है, तो सीडेराइड जो है ये आयरन का अयस्क है। किसका है, आयरन का। ये याद रखिए, ये कार्बोनेट वाला ओर है। आयरन जो है ऑक्साइड ओर है और कार्बोनेट ओर है, फास्फोरस ओर नहीं है, सल्फाइड ओर नहीं है, ये याद रखिएगा। आयरन में जो अयस्क मिलता है वो ऑक्साइड वाला मिलता है और नहीं तो कार्बोनेट वाला मिलता है। और सीडेराइड जो है ये आयरन का ही अयस्क है और इसका फॉर्मूला होता है FeCO3 फेरस कार्बोनेट, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। निम्न में कौन सा एक ठोस स्नेहक है। ठोस स्नेहक कौन है, तो ठोस स्नेहक जो है इसको हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट। क्या कहते हैं, ठोस स्नेहक के नाम से जाना जाता है ग्रेफाइट का। और आपको बता दूं कि कार्बन ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का बहुत अच्छा चालक है और इसका प्रयोग किया जाता है एटॉमिक रेडिएटर मॉडरेटर के रूप में। क्यों, उसकी स्पीड को, ये पाउडर नुमा होता है, पाउडर नुमा होता है, और पतली, क्या कहते हैं, एक पेंसिल वगैरह देखते हो तो पतली रड में भी कन्वर्ट होता है, और ये पाउडर नुमा होता है। तो वहाँ न्यूक्लियर मॉडरेटर को स्पीड को क्या करता है, कम करता है। क्या करता है, स्पीड को कम करता है। आइए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है, तो आप देख करके इसका खुद आंसर करिए कि कौन है जो प्रदूषण को नहीं फैलाएगा। तो ये आंसर हम नहीं करेंगे, ये आप कमेंट करके जरूर आंसर करेंगे। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आप सिर्फ एक मेहनत भी नहीं करिएगा, एक प्रश्न का जो छोड़ रहे हैं इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, ठीक। चलिए आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। दूध है, दूध क्या है? हमने अभी बताया इमल्सन, उसी को हम लोग पायस कहते हैं। दो लिक्विड का मिश्रण दूध है, इमल्सन हमारा तरल पदार्थ का। इसमें जो है दूध में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट भी क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक। आइए अगला प्रश्न आते हैं हम लोग। इनमें से विषम कौन सा है, विषम कौन सा, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि विषम कौन सा है, फॉर्मूला जानिए। संगमरमर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट। चौक या चाक, चौक है, इसका भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। चूना, इसका भी फॉर्मूला होता है CaCO3। बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है क्या, कैल्शियम। बुझा हुआ चूना क्विक लैम है ना, हाँ क्विक लैम CaO। तो अब बताइए मुझे, इसमें ये तीनों तो सेम है, ये क्या है, डिफरेंट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इधर आंसर। बुझा हुआ चूना, स्लैग लैम, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए आइए अगला प्रश्न। वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। निराविषी का मतलब उसमें विष नहीं पाया जाता है, वो पॉइजनस नहीं होता, नॉन पॉइजनस। तो आपके पास सोना है, गोल्ड है, जो नॉन पॉइजनस होता है। बाकी क्रोमियम हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब पॉइजनस प्रवृत्ति का पाया जाता है, इसमें पॉइजनस होता है। लेकिन सोना जो है उसमें कोई विषम, कोई जो है जहरीला पदार्थ नॉन पॉइजनस होता है, ये याद रखिएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न आते हैं। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, सीसा का सबसे महत्वपूर्ण कौन है, ये गैलेना है, PbS। सीसा का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है, गैलेना, PbS, ये याद रखिएगा, ठीक। आइए अगला प्रश्न। विस्थापन की ऐसा मात्रक क्या है, तो विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। दूरी का ऐसा मात्रक मीटर, विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर। बट एक अंतर है कि दूरी जो है ये अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। यानी दूरी जो है
कभी जीरो नहीं होगा, बट विस्थापन जीरो हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और दूरी जो होगा ऑलवेज और ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं ऋणात्मक हो सकता है और नहीं जीरो हो सकता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? रेजिस्टेंस। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक, चलिए आइए अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। जी स्मॉल जी है, स्मॉल जी के मान की एस आई इकाई जो है वही है जो डैश। सबसे पहले जानिए कि एस आई जी है क्या। तो जी जो है एक गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ये याद रखिएगा, गुरुत्वीय त्वरण। और इसका मात्रा त्वरण है, इसका ऐसा मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, प्रति सेकेंड स्क्वायर। और एक्सलेशन का भी ऐसा मात्रा क्या होता है? जो कैनामेटिकली एक्सलेशन होता है, मैकेनिकल एक्सलेशन होता है, उसका जो ऐसा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड ही होता है। उसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल ए से, और ग्रेविटेशनल को जो एक्सलेशन होता है इसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय एक्सलेशन जो होता है, गुरुत्वीय त्वरण, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से। और मैकेनिकल एक्सलेशन जो होता है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। दोनों का यूनिट जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये आपका आंसर त्वरण हो जाएगा। ठीक, त्वरण यानी जी क्या है? ये त्वरण ही है, गुरुत्वाकर्षण यानी गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, आइए अगला प्रश्न में आते हैं हम लोग। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो इसका जो है कि डैश की ऐसा इकाई है। तो पहले जानिए कि न्यूटन जो है हमारा प्रेशर, दाब जो होता है फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स का ऐसा मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और एरिया का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा बन के आएगा न्यूटन मीटर पर -2, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन -2। तो ये मात्रक है किसका? दाब का। दाब का ऐसा मात्रक है 27 का बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। ठीक, आइए अगला प्रश्न में आते हम लोग। भार की एसआई इकाई डैश की एसआई के इकाई के बराबर भार की, यानी भार जो है हमारा वेट, भार किसको कहते हैं हम लोग? वेट को कहते हैं। और वेट जो होता है एक्चुअली में फोर्स ही होता है, वेट को हम लोग फोर्स ही कहते हैं। ठीक है, तो वेट का ऐसा मात्रा किसके हो जाएगा? फोर्स के ऐसा मात्रा के बराबर। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? बल हो जाएगा। भार जो है, भार किसके बराबर? भार बराबर है बल के। इसका भी ऐसा मात्रक न्यूटन, तो इसका भी ऐसा मात्रक क्या होगा? ये जो होता है भार का फॉर्मूला होता है mg, और इसका फॉर्मूला होता है बल का ma। आपने बताया अभी मास m क्या है? मास है, द्रव्यमान है, और g क्या है? त्वरण है, ग्रेविटेशनल त्वरण एक्सलेशन है, और ये मैकेनिकल एक्सलेशन है। बल की बात करेंगे तो मैकेनिकल में आ जाएगा, ग्रेविटेशन के अगेंस्ट बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? यानी प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का ऐसा मात्रक होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर, ओम मीटर होता है, ये याद रखिएगा। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है, रेजिस्टेंस का ऐसा, रेजिस्टिविटी का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। जूल किसका ऐसा मात्रक होता है? एम्पियर किसका ऐसा मात्रक होता है? ओम किसका ऐसा मात्रक होता है? ये कमेंट करके आंसर कीजिएगा। क्योंकि देखिए कमेंट करके लिखिएगा तो मुझे लगेगा कि हाँ आप पूरा वीडियो देख भी रहे हैं, और आपको ये लगेगा कि ये सारे यूनिट्स हमको आ भी रहा, याद भी है। तो ये याद रखने का अच्छा तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि लिख लिख करके याद किया जाए। यानी ऐसे रटने बैठिएगा तो याद नहीं होगा, उसी चीज़ को आप लिख लीजिएगा तो याद हो जाता है। ये याद रखने का अच्छा तरीका है। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? 1 पास्कल डैश है। 1 पास्कल मतलब दाब। तो अभी बात है दाब यानी ऐसा मतलब किसका होता है? सॉरी, दाब का ऐसा मतलब क्या होता है? पास्कल। और 1 पास्कल की बात अगर करें तो 1 पास्कल की बात अगर करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1 पास्कल तो 1 न्यूटन बाई 1 एरिया स्क्वायर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा? 1 पास्कल किसके बराबर हो जाएगा? बोलिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका 1 लगा हुआ तो हमारा फोर्स भी क्या होगा? 1 न्यूटन। लेंथ और ब्रेथ भी क्या होगा? 1 मीटर 1 मीटर। 1 × 1 1 ही होगा। ये तो आपको बहुत अच्छे से आती है। तो ये 30 प्रश्न के साथ आज का सेट कंप्लीट होता है। आप लगातार ज्ञान का यूट्यूब चैनल से बने रहें। साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बिहार एसएससी हो या आपके पास सेट हो, सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका साइंस का छूट नहीं रहा होगा। ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से आप बने रहें। ज्ञान घर ही एकलौता चैनल था
जो बीपीएससी ट्री का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें 80 क्वेश्चन साइंस से पूछा था 9th 10th में, जिसमें से 45 प्लस क्वेश्चन, 42 सॉरी 45 नहीं 42 प्लस क्वेश्चन ज्ञान घर के यूट्यूब चैनल से डायरेक्ट रहा जो सेट कराया था। यही बात करते हैं आपको दरोगा की, जिसमें से क्वेश्चन 13 क्वेश्चन डायरेक्ट सेट से था। ठीक है, तो यानी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें डायरेक्ट आया है, इसलिए आप बारी जो है आपकी है। लगातार ज्ञान घर यूट्यूब चैनल से बने रहें, साइंस के लिए टेंशन फ्री रहिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर होगा। अगर 25 क्वेश्चन पूछ रही है तो 25 का 25 आप करके आएंगे, ये दावा है। और जब आप करके आएंगे तो दावा के साथ आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, किसके प्रति? ज्ञान घर यूट्यूब चैनल के प्रति आपका पूर्ण विश्वास हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए। तो हम लोग इसी के यानी आज का सेशन को कंप्लीट रखते हैं। 30 क्वेश्चन के साथ आपका सेट कंप्लीट होता है। 14 सेट कंप्लीट हो गया। हमने याद दिलाया था आर्टिकल 14 इक्वलिटी, समानता की बात करती है। समानता कब होगी? जितना हम मेहनत करते हैं उतना आप भी करें। जिस तरह से हम आपके लिए प्रयासरत हैं, आप भी मेरे लिए प्रयासरत हैं। जो क्वेश्चन को मैंने छोड़ा है उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी हम जानेंगे कि आपने आर्टिकल 14 को पढ़ा है, इक्वलिटी को पढ़ा है। नहीं तो हम समझेंगे कि यूँ सिर्फ पढ़ा है और इस इधर से आया है और इधर से निकल गया है, यानी इसमें क्या हो गया, इसमें टकराव नहीं हुआ है। टकराव नहीं हुआ, जब टकराव होगा तभी जा करके कुछ हासिल होगा, अदरवाइज मुश्किल है। ठीक है, ज्ञान का यूट्यूब चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच।